गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है वन मार्क सॉल्यूशन। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार हम इस प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के डिफरेंट एक्सपर्ट्स के साथ वन मार्क्स के जो हमारे क्वेश्चंस रहते हैं, सीबीएसई ने जो इंट्रोड्यूस किए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, असर्शन रीजन, सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस किया जाता है विद सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स। तो हमारे साथ जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आते हैं, जो आपके वन मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उनको विद एक्सप्लेनेशन के साथ बहुत अच्छे से आपके डाउट्स को क्लियर करते हैं, क्योंकि बहुत सॉलिड मार्क्स होते हैं ये वन मार्क्स के। अगर आपने रॉन्ग किया तो रॉन्ग हो जाएगा और करेक्ट किया तो करेक्ट हो जाएगा। तो इसके एक्सप्लेनेशन मेन होता है। अगर एक्सप्लेनेशन आपका क्लियर नहीं है तो हम वन मार्क्स के क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। तो आज इसी सीरीज में हम क्लास 12th के लिए, इस प्लेटफॉर्म पे क्लास 12th के लिए फिजिकल एजुकेशन चैप्टर 4 चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए एक सेशन लेके आए हैं, जिसके लिए मैं इनवाइट करना चाहती हूँ सर प्रवीण कुमार मिश्रा सर को, जो कि पीजीटी फिजिकल एजुकेशन है, स्वामी नारायण विद्यापीठ आनंद गुजरात में। और सर आज इस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं हमारे साथ। जो वन मार्क्स के इस चैप्टर में क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो सेशन के एंड में मैं लाइव कमेंट बॉक्स में एक फीडबैक फॉर्म शेयर करूंगी, सेशन से ही रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे उसमें। तो आप उसको अगर फिल करते हैं तो आपको एक अटेंडेंस सर्टिफिकेट भी आपके मेल आईडी पे मिल जाएगा। तो मेल आईडी आप करेक्ट डालिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि इस पे जो भी, इस प्लेटफॉर्म पे जो भी इससे पहले सेशंस हो चुके हैं सब्जेक्ट्स के, इकोनॉमिक्स के जो भी स्ट्रीम्स के सेशन हो चुके हैं, साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स, आर्ट्स स्ट्रीम के, तो उनके आपको इस पे कंटेंट आपको अवेलेबल मिल जाएगा अगर आप प्ले लिस्ट में जाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि जो भी अपकमिंग वेबिनार्स हमारे होने वाले हैं उनके भी आपको अपडेट्स मिल जाया करेंगे। तो मैं अभी ज़्यादा टाइम नहीं देते हुए सर को हैंड ओवर करती हूँ। और मैं बताना चाहती हूँ कि आज ये जो हमारे कंटेंट पार्टनर हैं वो वन क्वेश्चन एवरी टाइम है, जो कि एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए जाने जाते हैं उनके क्वेश्चंस। और इनका पेज भी आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और हमारा भी पेज आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वन मार्क्स सोल्यूशन का। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं सर को अभी वेलकम करती हूँ कि सर प्लीज प्रोसीड। Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. First of all, I thank you, Dr. Asha sir and Priyanka ma'am, to give me opportunities to present one mark questions related to children with special needs, that is called as Divyang. Now, according to this chapters, now the type of questions which we are discussing today, first is objective choice, second is match the column, and last session from my this topic is fill in the blanks. According to this chapters, in CBSE class 12th, there is fourth chapter is there. Now first is concept of disabilities. Third topic is type of disabilities, causes and natures. Now इसके अंदर भी काफी topics हैं, cognitive, intellectual and physical. Now next is type of disorder. It causes of natures में आता है ADHD, SPD, ASD, ODD and OCD. These are the type of disorders are there. After this, there's a disability etiquettes, and last topic is strategy for to making their physical activities accessible for the children with the special needs. कौन सी strategy we are taking करेंगे and what type of physical activities हम generate करेंगे for special child children के लिए. Now, according to this, now my first is objective choice questions. Now the first question is special education course कंट्रोल्ड बाय, कौन कोर्स इसको कंट्रोल करता है, कौन स्पेशल एजुकेशन कोर्स में बेसिकली कंट्रोल अथॉरिटीज के अंदर आते हैं. नाउ फर्स्ट इन स्पेशल एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, सेकंड इज रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, लास्ट मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया. नाउ स्पेशल एजुकेशन कोर्स को कंट्रोल करते हैं रिहैबिलिटेशन सेंटर ऑफ इंडिया. फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया 1986 में. आफ्टर दिस इंडियन पार्लियामेंट में एक एक्ट पास किया गया 1992 में, और उस एक्ट के बाद एक गवर्निंग बॉडीज बनाई गई रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की 1993 में. उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज और डिसऑर्डर्स के चाइल्ड्स की स्पेशल टाइप ऑफ एजुकेशन को डिराइव किया गया ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल एजुकेशन कोर्स, और इसको कंट्रोल किया गया रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू. Next is the child who reads the number wrongly has the following learning disabilities. One type of disabilities होती हैं जो
इजी वे में स्टूडेंट्स नंबर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं और रॉन्गली आइडेंटिफाई करते हैं, जिसका डायस्केरिया, dyslexia, dysprasia, now dyscalculia. Now dyscalculia is a first is blood disorders होता है, dysprasia is a indigestion process होता है, and dyscalculia is a difficult to wrong some एप्लीकेशन तो करते हैं बट वहां पर कौन सा मेथड यूज करना है वो भूल जाते हैं. नाउ द आंसर इज डिसलेक्सिया. यहाँ पर वन कौन सा होगा, टू कौन सा होगा, थ्री कौन सा होगा, वो नंबर इसी वे में आइडेंटिफाई नहीं कर पाते. इट इज कॉल्ड एज डिसलेक्सिया. बहुत टाइम पहले एक मूवी आई थी आमिर खान की, तारे जमीन पे. नाउ वन चाइल्ड था, वहां पर उसको डिसलेक्सिया का प्रॉब्लम था, काउंटिंग करना 1+2, 2+3, 4+4 या 4×5. वहां पर आइडेंटिफिकेशन जो नंबर्स होते थे वो इजी वे में आइडेंटिफाई नहीं कर पाता था. इट इज कॉल्ड एज डिसलेक्सिया पोजीशंस. Now next is which organization inclusive education is refers? Special education, special teaching for disabled students, सर्व शिक्षा अभियान के अंदर, इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज टू डिसेबल एंड नॉर्मल स्टूडेंट्स, स्पेशल एजुकेशन फॉर स्पेशल schools. Now the answer is equal educational opportunities to disabled and normal students. हमें इंक्लूसिव एजुकेशन पे हमें ये रेफर्स किया जाता है जहां पर चाइल्ड्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, जहां पर डिसेबल और नॉर्मल चाइल्ड्स एक साथ पार्टिसिपेट करें, चाहे वो ग्राउंड्स में हो चाहे वो क्लास में. ऐसे बहुत सारे सेंटर्स हैं जहां पर, ऐसे बहुत सारे स्कूल्स भी बोल सकते हैं जहां पर एक साथ डिसेबल पर्सन और नॉर्मल स्टूडेंट्स एक साथ वर्क करते हैं. मोबिलिटी एंड ओरिएंटेशन ट्रेनिंग इज लिंक्ड विथ, किससे लिंक्ड है मोबिलिटी और ओरिएंटेशन? स्टूडेंट विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट से, स्टूडेंट विथ मेंटल रिटार्डेशन से, स्टूडेंट विथ विजुअल इम्पेयरमेंट से, स्टूडेंट विथ लर्निंग डिसेबिलिटीज. नाउ द आंसर इज स्टूडेंट विथ लर्निंग डिसेबिलिटीज. नाउ मोबिलिटी और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग वो चाइल्ड्स को दिया जाता है, उससे लिंक्ड होते हैं जहां पर स्टूडेंट्स को लर्निंग डिसेबिलिटीज मींस व्हाट टाइप ऑफ ट्रेनिंग वो कर सकते हैं जहां पर वो मोबिलिटी आसानी से या इजी वे में वो लर्न कर सकते हैं. इट इज कॉल्ड एज मोबिलाइजेशन, या मोबिलाइजेशन बोल लो या मोबिलिटीज, इट इज अ सिमिलर वर्ड. ओरिएंटेशन मींस कि कोई भी मेथड्स को इजी से इजी वे में लर्न कराना, मींस सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ना कि कॉम्प्लेक्स टू सिंपल में जाना. कोई भी ट्रेनिंग हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वे में कराते हैं जिससे लर्निंग डिसेबिलिटी इजी वे में लर्न किया जा सके. Now which of the following is true from intelligence and creative? Now intelligence and children are creative. Now and all creative children are have high IQ means intelligence quotient. Now some creative children have high intelligence quotients. Some creative children have low intelligence quotients. Now the answer is some creative children have high intelligence quotients. अगर हाई इंटेलिजेंसी क्वाटेंट्स होगा, नाउ द जो रेशियो है क्रिएटिव और इंटेलिजेंसी का वो नॉर्मल टेंडेंसी को, वैसे हायर टेंडेंसी में अप टू 100 से अबव होता है. अगर किसी का 100 से अबव है तो वो एक इंटेलिजेंसी क्रिएटिव चाइल्ड्स के अंदर आ सकता है. Now which cause of the sensory processing disorder is called as SPD? Now genetics में आता है, लो बर्थ वेट में आते हैं, या एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आता है, या ऑल अबव. नाउ सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स में वो टेंडेंसी होती है जहां पर हमारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, चाहे वो बर्थ में भी हो सकता है, चाहे वो लो बर्थ वेट में भी हो सकता है, और इट मे बी एनवायरमेंटल कंडीशंस में भी हो सकता है. आपको बहुत टाइम पहले याद होगा हिरोशिमा नागासाकी में एक अमेरिका के थ्रू बम एक्सप्लोजन हुआ था जहां पर एनवायरमेंटल फैक्टर्स काफी हुए थे. उसके कारण आज भी वहां पर सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स वाले चाइल्ड्स अभी भी वहां पर होते हैं. फॉर एग्जांपल उनका फेस का जनरेशन, फेस का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं, उनकी हाइट छोटी होगी. इट इज कॉल्ड एज सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर कंडीशंस. नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉजेस ऑफ ADHD, hyper attention deficit hyperactive disorder? Obesity, diabetes, lack of vitamins, या low birth weight? Now the answer is
लो बर्थ वेट, अगर उसको टेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर्स है तो उसमें वहां पर उसका वेट जो होगा वो लो बर्थ वेट होगा, यानी अप्रोक्सीमेट 2.75 केजी से लो बर्थ वेट कैटेगरी में आते हैं, और उससे भी वो लो होने के चांसेस होते हैं। व्हाट शुड बी द रोल ऑफ द टीचर व्हाइल डीलिंग द डिफरेंट स्टूडेंट्स, अगर हम किसी भी एक डिफरेंट एबल स्टूडेंट से या डिसेबल चाइल्ड से, डिसऑर्डर चाइल्ड से हम मिलते हैं तो हम कैसे उसको डीलिंग करेंगे? ट्राई टू नो द एबिलिटीज, ट्राई टू एडजस्ट द करिकुलम एज पर द नीड्स ऑफ द चाइल्ड, ए और बी दोनों गिन सकते हैं, या नॉन ऑफ दिस, किसी में नहीं आएगा। नाउ द आंसर इज ए एंड बी। हम पहले उस चाइल्ड को उसकी डिसऑर्डर्स या डिसेबिलिटीज जानने की कोशिश करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे व्हाट टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स और व्हाट टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज दे हैव, और अकॉर्डिंग टू दिस हम अपने जो करिकुलम्स हैं उसको हम मॉडिफाइड करेंगे, और अकॉर्डिंग टू दिस कोई भी एक टीचर्स उसको ट्रेनिंग करने की कोशिश करेंगे। The special education is related to, special education is related to now education for talented students, education program for disables, training programs for teachers, training program for related. Now answer is training programs for relations होना चाहिए एक स्पेशल चाइल्ड्स के लिए, रूल्स मॉडिफाइड होने चाहिए, ग्राउंड स्ट्रक्चर मॉडिफाइड होना चाहिए, प्रॉपर मेडिकल चेकअप्स होने चाहिए, एक एडवांस में हमें ट्रेनिंग प्लान सेटअप करके रखना चाहिए कोई भी एक चाइल्ड का, और उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेनिंग को स्पेशल चाइल्ड के लिए डिराइव करना चाहिए। Now, which of the following should be used to increase the correct response and appropriate behavior? Ignorance होगा, स्ट्रिक्टनेस होंगे, या रिवॉर्ड दिया जाएगा, या प्राइस दिया जाएगा? नो द आंसर इज रिवॉर्ड, प्राइस देते हैं हम उसको। व्हाट टाइप ऑफ प्राइस? प्राइस शुड बी ऑन मेडल हो गया, ट्रॉफीज हो गया, सर्टिफिकेट्स हो गया, अगर कोई एक करेक्ट रिस्पॉन्स देता है, वो भी कौन? जो एक डिसेबल और डिसऑर्डर्स वाला चाइल्ड्स है। Which of the following is not a category of disabilities? Hearing में, speech में, vision में, या kyphosis? Now hearing, speech, vision, it is one type of disabilities, और के categories में आता है। kyphosis है, postal deformities आता है। Now the answer is kyphosis. Now next is, what is the full form of SPD? Special Police Department में होगा, या सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स होंगे, या स्पेशल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स होंगे, या सेंसरी प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट्स होंगे? द आंसर इज स्पेशल सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स। ना यहाँ पर क्या होता है, एक हाईली सेंसिटिव चाइल्ड होता है, जो एसपीडी होता है, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स क्या होता है, एक हाईली सेंसिटिव चाइल्ड्स होते हैं, अपने आप को वो किसी भी शाई नेचर होता है, बाहर से इन्वॉल्वमेंट कम होता है उसका, और उसमें जो सोचने की या सीखने की क्षमता होती है, ऐसा वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कैटेगरीज में आते हैं। इसलिए यहाँ पर कोई भी एक ऐसा बोला जाता है कि वो सेंसरी ओवरलोड होता है उसके दिमाग में, या न्यूरोलॉजिकल या इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर कैटेगरीज में होंगे। नाउ when the child is doing something again and again or repeated, it is called as SPD, यानी सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव डिफेक्ट डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, या ASD? नाउ द आंसर इज OSD, क्योंकि वो बार बार कंपल्सिव सेम थिंग रिगेन करता है, मिस्टेक करता है। मोस्ट ऑफ द सुटेबल वर्ड फॉर यूज्ड डिसेबल्ड पीपल, कौन सा स्पेसिफिक वर्ड है हम किसी डिसेबल चाइल्ड के लिए यूज कर सकते हैं? हैंडीकैप बोल सकते हैं उसको, रिटार्डेशन मींस मेंटल रिटार्डेशन यानी बोल सकते हैं, दिव्यांग बोल सकते हैं, या ऑल अबव, यानी हम तीनों चीज उसको बोल सकते हैं। द आंसर इज दिव्यांग। आजकल कोई भी एक पर्सन को डिसेबल हो गया या डिसऑर्डर कैटेगरी में जो आता है, उसको हम दिव्यांग बोला जाते हैं, और आजकल के कॉम्पिटिशन्स भी काफी होते हैं, फॉर एग्जांपल स्पेशल भारत ओलंपिक्स बोला जाता है, और उस कैटेगरी के अंदर एक दिव्यांग की कैटेगरी आती है। Now, which of the Olympics is meant for physical handicap categories? Summer Olympics, Winter Olympics, Paralympics, or Deaf Olympics? Now, the answer is Paralympics. First time Paralympics derived किया गया in 1960 में,
रोम ओलंपिक्स में सबसे पहले पैरा ओलंपिक्स को इंट्रोड्यूस किया गया, उससे पहले भी फ्रेडरिक लुडविग जॉन ने उसको डिराइव किया गया। वहां पर उन्होंने फिजिकल डिसेबल चाइल्ड्स के डिफरेंट कैटेगरीज को डिराइव किया गया कि हमें कौन सी कैटेगरीज में उसको इन्वॉल्वमेंट करना है और उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रेनिंग देना है और ट्रेनिंग देने के बाद उसको कॉम्पिटिशन्स में प्रोवाइड करना है। इंडिया भी पैरा ओलंपिक्स में काफी पार्टिसिपेट करने को चालू किया है। लास्ट टाइम पैरा ओलंपिक्स में इंडिया के 3 मेडल्स आए थे, इन एथलेटिक्स में भी थे एंड स्विमिंग्स में भी पार्टिसिपेशन किया था। 2 मेडल्स इन एथलेटिक्स में थे, एक लॉन्ग हाई जंप में एंड वन इज javelin throw and one more in bronze medal in swimming. Now a person who faced the problem for writing, reading, memorizing and is suffering from, मैंने पहले आपको डिस्कशन किया था वो नंबरिंग में था, बट यहाँ पर भी उसको लिखने में, उसको किसी भी चीज को रीड आउट करने में या ये तीनों चीज को मेमोराइज करने में प्रॉब्लम फेस करता है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? Now, memory disorders, hyperactive child, या dyslexia, या none of above, मतलब इस तीनों उस कैटेगरीज में नहीं है। Now the answer is dyslexia. Dyslexia एक कंडीशंस होती है जहां पर वो नंबर्स को या वर्ड को या किसी भी चीज को रीडिंग करने में या और ये तीनों को मिला के वो मेमोराइज करने में, किसी भी सेंटेंस को मेमोराइज करने में डिफिकल्टी फेस करता है। It is called as dyslexia. Dyslexia it is a one type of intellectual disorders. What is the expand from ADHD? हम अगर ADHD को बोलेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं? Now automatic deficit hyperactive disorders, now attention deficit hyperactive disorders, attention disorder of hyperactive, या all above. Now the answer is attention deficit hyperactive disorder. ये कंडीशन एक चाइल्ड की एक वन टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स होते हैं जहां पर एक चाइल्ड हाइपर एक्टिव रहता है, उसको लर्निंग या रीडिंग या राइटिंग या मेमोराइजिंग में कोई मतलब नहीं रहता है। बाहर की एक्टिविटीज या अदर एक्टिविटीज या किसी को डिस्ट्रक्शन करने में एडीएचडी या हाइपर एक्टिव डेफिशिएंट डिसऑर्डर्स का डिसऑर्डर चाइल्ड्स काफी इन्वॉल्वमेंट रहता है ना। ये चाइल्ड क्लास में इजी वे में बैठेगा नहीं, इधर से उधर घूमेगा, किसी को डिस्ट्रैक्ट करेगा, या टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं वो उसको इजी वे में रीड आउट नहीं करेगा। इट इज कॉल्ड एज हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर्स। व्हाट इज एएसडी? हम एएसडी को क्या डिफाइन कर सकते हैं? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स, या ऑटोमेटिक स्पेशल डिसऑर्डर्स, या ऑटिज्म स्पेशल डिसऑर्डर्स, या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसेबिलिटीज। Now the answer is autism spectrum disorders. यहाँ पर एक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स में कंडीशंस वो होती है जहां पर एक चाइल्ड रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म में होता है, अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करके रखता है, कोई भी एक मूवमेंट्स रेपिटेशन फॉर्म में कर सकता है, अपना बिहेवियर को भी चेंज कर सकता है, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस को इजी वे में लर्न नहीं करता है। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स में उसका ऑटिज्म एक मेन फैक्टर्स होता है और वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। It is called as autism spectrum disorders. Now expand form of ODD? हम अगर ODD को क्या लिखेंगे? The ODD is opposite different disorders, oppositional dependent disease, oppositional defect disorders, या all above? हम तीनों इसमें गिन सकते हैं। Now the answer is oppositional defect disorders. Now इस कैटेगरीज में जो चाइल्ड्स होते हैं स्टार्ट फ्रॉम 8 years, 8 साल से स्टार्ट होता है ना। इरिटेटिव मोड होता है यहाँ पर चाइल्ड्स का, आर्ग्यूमेंटिव ज्यादा होता है, आर्ग्यूमेंट ज्यादा करता रहेगा, चाहे वो स्टूडेंट से हो या को स्टूडेंट से हो या टीचर से हो ना। डिफेंड डिसऑर्डर्स में यानी कि वहां पर अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, डिफेंड करेगा। अगर आप कोई भी चीज उसको बोलेंगे नहीं आपने ये नहीं किया है, तो वो अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करेगा सम अदर रिलेटेड बिहेवियर, और ऐसा भी हो सकता है वो अपने आप को हार्म भी पहुंचाए। इट इज कॉल्ड एज अपोजिशनल डिफेंड डिसऑर्डर्स। Now, how we expand OCD? OCD is opposite compulsive deficit, obsessive compulsive disorders, opposite compulsive defect, या all above? Now the answer is opposite compulsive disorders. Now ये disorders एक ऐसा टाइप है जहां पर वो फियर होगा, कोई भी एक रिचुअलिस्टिक बिहेवियर होगा उसका, कोई भी एक बोलते हैं कि गॉड को मानेगा ना, सोशल आइसोलेशन में होगा, मतलब कोई एक सर्कमस्टेंसेस के कंडीशंस में होगा, या रेपिटेटिव मूवमेंट्स करेगा अगर अपने आप को सुधारने के लिए या किसी भी चीज के लिए वो
कोई भी एक मूवमेंट्स प्रॉपर करेगा। एंजाइटी ट्रेट्स हो सकता है किसी भी चीज से स्पेसिफिक, डर हो सकता है, और मे भी बोल सकते हैं वो डिप्रेशन के फॉर्म में भी हो सकता है। डिप्रेसिव चाइल्ड भी हो सकता है एट दैट ओन कंडीशंस। व्हाट इज द कॉजेस ऑफ डिसऑर्डर्स? हम डिसऑर्डर्स के कॉजेस क्या बोल सकते हैं? हेरिडिटी भी हो सकता है, एनवायरमेंट भी हो सकता है, डाइट फैक्टर भी हो सकता है, और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ए और बी दोनों में हो सकता है। द आंसर इज ए एंड बी। हेरिडिटी भी आ सकता है और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में भी आ सकता है। जेनेटिक्स फैक्टर्स बोल सकते हैं हेरिडिटी को, और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स यानी कोई सोसाइटी से रिलेटेड हो या सोशल कंडीशंस हुआ हो, तो वहां पर भी डिसऑर्डर्स हो सकता है। मैंने एग्जांपल दिया था अभी आपको हिरोशिमा नागासाकी का, जहां पर एटॉमिक जो बम्स गिरे थे उसके कारण काफी प्रॉब्लम्स हुआ था फॉर न्यू बॉर्न चाइल्ड्स को। Which treatment is given to the child whom suffered from speaking abilities? कौन से अगर किसी को स्पीकिंग मतलब बोलने में प्रॉब्लम आता है तो हाइड्रोथेरेपीज देंगे, स्पीच थेरेपीज देंगे, क्राई थेरेपी देंगे, या हीट थेरेपी देंगे? द आंसर इज स्पीच टाइप ऑफ थेरेपी देंगे। उसको कुछ बोलने की अलग टाइप ऑफ टेक्निक्स डेवलप करेंगे जिससे वो इजी वे में स्पीकिंग एबिलिटीज को डेवलप कर सके। मतलब चाहे वो अल्फाबेटिकल हो, चाहे वो नंबर बेसिस पे हो, चाहे वो किसी भी एक कंटिन्यूस फॉर्म एक्टिविटीज में हो, यहाँ पर स्पीकिंग एबिलिटीज को डिफरेंट बेसिस में डेवलप करा सकते हैं। Now the common symptoms of this disorders are hyperactive, troubles facing on a task, a very short span of attention, and missing details. ना ASD बोल सकते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स बोल सकते हैं, SPD सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स बोल सकते हैं, AHD बोल सकते हैं, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर्स बोल सकते हैं, या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स बोल सकते हैं। नाउ द आंसर इज AHD, ADHD, हाइपर एक्टिव डेफिशिएंट अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर्स। यहाँ पर डिसऑर्डर्स जो होता है चाइल्ड एक हाइपर एक्टिव कंडीशंस में होता है, दूसरे को प्रॉब्लम फेस कर सकता है। एक शॉर्ट टर्म स्पेंड मीन शॉर्ट टर्म अटेंशन करेगा वो क्लास में, और अपनी चीज को काफी वो स्पॉइल करेगा, तोड़ेगा या फेंकेगा या थ्रू आउट करेगा फ्रॉम अदर चाइल्ड्स। Who define the manifestation of behavioral, psychological and biological dysfunctions in the person? किसने ये वर्ड डिफाइन किया है? Now the American Psychiatric Association in 1987, American Psychological Association in 1988, England Psychiatric Association in 1986, Indian Psychiatric Association in 1987. Now the answer is American Psychiatric Association in 1987. अमेरिका एसोसिएशन जो साइकोलॉजी की एसोसिएशन है, जिन्होंने एक डिराइव किया कि एक बिहेवियर रिलेटेड, बायोलॉजिकल रिलेटेड या एटीट्यूड रिलेटेड एक फंक्शंस कैसे होंगे एक पर्सन का, या डिसऑर्डर्स में या डिसेबिलिटीज में किस टाइप के फंक्शंस वो डेवलप करेंगे, वो वहां पर बताने की कोशिश की है। which one of the is congenital means heretical? ना डाउन सिंड्रोम्स आते हैं, ऐसे बोल सकते हैं कॉन्जेटाइल मींस होता है कि जो हम ड्यूरिंग द बर्थ टाइम हमारे डिसऑर्डर्स गेन करते हैं। फॉर एग्जांपल लो बर्थ वेट है, वन टाइप ऑफ आपका वन बॉडी पार्ट्स नहीं होना, सम ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर्स होना। ना डाउन सिंड्रोम्स बोला गया है, पहला सेरिब्रल प्लेसी बोला गया है, पोलियो बोला गया है, और हम बोल सकते हैं ए और बी दोनों मिला के होते हैं। नाउ द आंसर इज डाउन सिंड्रोम्स। डाउन सिंड्रोम इज अ क्रोमोसोमिकल डिसऑर्डर्स टाइप 2 बोलते हैं। सेरिब्रल प्लेसी जो होता है मसल्स लैक ऑफ मसल्स कोऑर्डिनेशंस होते हैं, एंड पोलियो जो होता है वो आफ्टर बर्थ के बाद होता है। तो ये आंसर होगा डाउन सिंड्रोम्स, जहां पर हमारी बॉडी में क्रोमोसोमिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के थ्रू डिसऑर्डर्स जनरेट किए जाते हैं होते हैं, जो कि ड्यूरिंग द बर्थ के टाइम होता है। नेम ऑफ द कैटेगरी ऑफ द डिसेबल्ड which can difficult to recognize and acknowledge। फिजिकल डिसेबिलिटीज में आता है, हाइडन डिसेबिलिटीज आता है, कॉग्निटिव आता है,
ना इंटेलेक्चुअल आता है, ना द आंसर इज हाइडन डिसेबिलिटीज। हाइडन डिसेबिलिटीज में ऐसी डिसेबिलिटीज आती हैं जहां पर रिकॉग्निशन पार्ट नहीं होता है। कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स होते हैं जो एक स्लो लर्नर्स होते हैं, और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड कॉग्निटिव डिसेबिलिटी अप्रोक्सीमेटली आर सेम होते हैं। कॉग्निटिव में जो इम्पेयरमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट बेसिस पे होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइडन डिसेबिलिटी, जो हाइड करके डिसेबिलिटीज होती हैं? डिसलेक्सिया, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स, एडीएचडी और डाउन सिंड्रोम। द आंसर इज एडीएचडी, हाई अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। छुपाने की कोशिश करते हैं, कोई भी चीज में फॉरवर्ड नहीं आते हैं, आर्गुमेंटल होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरीज होती हैं, अटेंशन नहीं होता है, इट इज कॉल्ड एज हाइडन डिसेबिलिटीज। Now, in which category would be the place a person with intellectual disability if he has IQ intelligence quotient level between 50 to 55 होता है? यहाँ पर इंटेलिजेंसी क्वाटेंट को डिस्क्राइब किया गया है बिटवीन द रेंज ऑफ 50 टू 55। कौन से कैटेगरीज में आते हैं? ना माइल्ड में आएगा, मॉडरेट मींस मीडियम कैटेगरीज में आएंगे, सीवियर कैटेगरीज में आएंगे, या प्रोफाउंड मींस है ही नहीं उसमें। ना द आंसर इज माइल्ड कैटेगरीज में आता है। If you see in the intelligence disabilities, intelligence quotients are basically level for person who are the categorized in different levels। यानी अगर 50 to 50 कैटेगरीज में आता है वो माइल्ड कैटेगरीज में डिराइव्ड होते हैं। A genetic disorder is a found an intellectual disability which is known as, हम कौन सा बोलेंगे इसको? अगर वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स में आता है तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स आएगा, इट इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। सेकेंड इज सेरिब्रल प्लेसी, इट इज अ ब्रेन प्रॉब्लम्स आता है, यानी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में होंगे। डाउन सिंड्रोम्स आता है, क्रोमोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होता है, ड्यूरिंग द बर्थ का टाइम होता है। एंड ऑल अबव। नाउ द आंसर इज डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम्स कैटेगरीज एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के अंदर होती है। What type of the disorder is ADHD? ADHD मतलब attention deficit hyperactive disorders कौन से कैटेगरीज में होंगे? मेंटल डिसऑर्डर्स, इमोशनल डिसऑर्डर्स, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, जेनेटिक डिसऑर्डर। द आंसर इज बिहेवियरल डिसऑर्डर। बिहेवियर में बेसिकली प्रॉब्लम्स होता है, अटेंशन नहीं होगा उसका क्लास में, शॉर्ट टाइम एक ही प्लेसेस में बैठेगा, मेमोराइजिंग प्रॉब्लम्स होंगी, आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा, कोई भी चीज को आइडेंटिफाई करने में बहुत टाइम लेगा, लर्निंग बिहेवियर नहीं होगा, दूसरों को डिस्ट्रैक्शन काफी होगा, और इट मे बी डिसलेक्सिया, वन टाइप ऑफ डिसऑर्डर इट इज कॉल्ड एज dyslexia. What is the aim of education for children with special needs? क्या एम होता है? सोशल एंड एनवायरमेंटल इमोशनल डेवलपमेंट करना, मेंटल डेवलपमेंट करना यानी माइंड का डेवलपमेंट करना, मेंटल स्टेटस को स्टेबल करना, सोशल डेवलपमेंट करना मीन सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करना, या टोटल पर्सनैलिटीज मीन्स सोशल हो गया, इमोशनल हो गया, मेंटल हो गया, फिजिकल हो गया, ये सब डेवलपमेंट करना। द आंसर इज सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। फर्स्ट जो स्पेशल चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स जो होते हैं वहां पर चाइल्ड्स की सोशल और इमोशंस को स्टेबल किया जाता है, यानी इन्वायरमेंट्स को और एक पर्सन की स्टेबिलिटी यानी उसके माइंड को सेटअप किया जाता है इन 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 चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। What of the most important while dealing with children with special needs? अगर हम उसको डील करते हैं तो हमें क्या ध्यान में रखना है? उसके टाइम, पेशेंस को, सिंपैथी को, ऑल अबव को। हमें ऑल अबव, हमें उसके टाइम भी देखना है, हमें उसको कितनी देर हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, वो क्या बोल रहा है हमें उसको सुनना है, हमें उसके सिंपैथी रखनी है, वो जो बोल रहा है हमें उसको सही मान के हमें उसके अकॉर्डिंग हमें वर्क करना है। अगर हम ये प्रॉपर चीज हम डीलिंग करेंगे तो हम कोई भी एक स्पेशल चाइल्ड चिल्ड्रंस को हम आसानी से मेंटेन कर सकते हैं या उसको इजी वे में लर्निंग कैटेगरीज में उसको इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं ना। अगर हम प्रॉपर एडिकेट्स करेंगे, हम प्रॉपर एडिकेट्स करेंगे मींस कि हम चाइल्ड्स में हमारा टाइम का ड्यूरेशन ऑफ क्लास, हम जो हम पढ़ा रहे हैं वो लर्न कर रहे हैं या नहीं कर रहा है, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हमें लिखना, हम उसको किस टाइप की सिंपैथी दे रहे हैं, हम उसमें लर्न सीख रहे हैं या उसकी बातों को हम समझ रहे हैं, इट इज टाइप ऑफ सिंपैथी कैटेगरीज में आते हैं। और ये सारा चीज ऑल अबव कैटेगरीज में आता है जो कि एक स्पेशल चाइल्ड्स के लिए रिक्वायर्ड होते हैं।
Now which of the following is example of intellectual disabilities? कौन सा intellectual disabilities के अंदर आता है? Dyslexia, ADHD means hyperactive attention deficit hyperactive disorders, ASD autism spectrum disorders, OCD obsessive compulsive disorder. Now the answer is dyslexia. Dyslexia एक intellectual disabilities के अंदर आता है जहां पर से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बोलते हैं, बिहेवियर प्रॉब्लम्स होता है, राइटिंग रीडिंग स्पीकिंग लर्निंग मेमोराइजिंग में उसका प्रॉब्लम्स होती है. What is the full form of ACF? Now what is the full form of ACF? Now international courts functioning में आएगा. International classification of functioning, international classification, Indian classification of functioning, international classification of functioning, या Indian courts functioning. Now the answer is international classification of functioning. International classification of functioning आता एक ऑथराइज्ड गवर्निंग बॉडी है जो कि एक फंक्शनिंग ऑफ योर एबिलिटीज या फंक्शन ऑफ डिसेबिलिटीज को डिफाइन करती है, बट इसके अंदर डिसेबिलिटीज एंड हेल्थ भी एडेड है आफ्टर सम टाइम का. 2001 के बाद जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन फंक्शनिंग कॉमा डिसेबिलिटीज एंड हेल्थ को भी ऐड किया गया. An adult height of 4 feet 10 inches, approximate 147 centimeter or less than कम, उससे कम. Which type of physical disabilities? अगर कोई एक person 147 centimeters और 4 feet 10 inches at the adult height means after the 19 years के बाद भी उसकी height 4 feet रहती है और 10 inches यानी 147 centimeters से भी लो रहती है, तो वो कौन से physical disabilities के अंदर आता है? Locomotor disabilities, leprosy cured person, सेरिबल प्लेसी या डाउन सिंड्रोम्स बोलते हैं, डॉर्फिज्म बोलते हैं. नाउ द आंसर इज डॉर्फिज्म बोला जाता है. यहां पर से एक पर्सन डिसेबिलिटी कैटेगरीज के अंदर आता है जहां पर उसकी हाइट बिल्कुल बढ़ती नहीं, कमी रह जाती है, अप्रोक्सीमेट 4 फीट 10 इंचेस के अंदर होगी, और अगर हम सेंटीमीटर्स में जनरेट करें तो 147 सेंटीमीटर्स के अंदर आती है. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SIB? सेल्फ इन्वेंटरी बॉडी, खुद की बनाई हुई बॉडी. सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर, सेल्फ इंजुरी बॉडी या सेल्फ इन्वेंटरी बॉडी. नाउ द आंसर इज सेल्फ इंजूरियस बॉडी, यानी ऐसा बिहेवियर जहां पर इंजरीज के थ्रू काफी इंजरीज हुआ है एक पर्सन को और उसके बाद उसके बिहेवियर में काफी चेंजेस आए, चिड़चिड़ापन हो जाता है, एंजाइटी फील करने लगता है, सामने शाई नेचर में रहता है. इट इज कॉल्ड एज सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर. What is the range of hearing? मतलब उसकी hearing losses of disability कौन सी कैटेगरीज डिसेबिलिटीज के अंदर आएगी जहां पर उसकी सुनने की क्षमता बिल्कुल कम हो जाती है? What type of ranges सेट हुआ है? Now 50 to dB to 55 to dB. What is that? dB is decibels बोलते हैं. 50 decibels to 55 decibels, 60 to 70 decibels, 80 to 90 decibels, 40 to 50 decibels. Now the answer is 60 to 70 decibels. Now 60 to 70 decibels अगर जिसका कैटेगरीज लॉस है वो हियरिंग डिसेबिलिटीज के अंदर आता है. Which of the following in expression language disorders? Limited amount of speech, difficult learning of new words, difficult in finding and right words, and all above. Now the answer is all above. एक पर्सन जो एक्सप्रेशन लैंग्वेज के डिसऑर्डर्स के अंदर आता है वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्पीच बोलेगा, मींस लिमिट फॉर्म में वो बात करेगा. डिफिकल्ट लर्निंग ऑफ न्यू वर्ड्स, इजी वे में न्यू वर्ड्स को लर्न करने की कोशिश नहीं करेगा. डिफिकल्ट फाइंडिंग ऑफ राइट वर्ड्स, किसी भी एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से मैच करना या कोई एक पर्टिकुलर फ्रेज का एक कंप्लीटली एक वर्ड जनरेट करना, वो उसमें डिफिकल्ट फेस करेगा. और ये सारा एक्सप्रेशन लैंग्वेज डिसऑर्डर्स कैटेगरीज में आता है. Within the attention deficit hyperactive disorders, which of the following is not classified as a problem of relating to hyperactive impulsive? यानी वो पर्सन जो एक हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर्स है वो
हाइपर एक्टिव इंपल्सिव कैटेगरीज के अंदर नहीं आ सकता है. सिटिंग अ प्लेफुल इन अ सिटेड, difficult in playing quietly, does does not listen when the sometimes being told, या talk excessively. Now the answer is talk excessively. Now बैठे बैठे कोई भी आदमी, कोई भी एक चाइल्ड काम करेगा, इट इज गुड. डिफिकल्ट टू प्लेइंग क्वाइटली, साइंस बैठे बैठे कोई भी प्लेइंग कर रहा है, इट इज गुड फॉर, इट इज नॉट कैटेगरी फॉर एडीएचडी, मींस अटेंशन डेफिशिएंट कैटेगरीज में नहीं आएगा. डज नॉट लिसन समथिंग टू बीइंग टोल्ड, वो कोई जो भी वर्ड्स बोल रहे हैं वो लिसन नहीं करेगा. बट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर्स में जो एक चाइल्ड होगा वो बोल बोल करता रहेगा, आपका वर्ड बिल्कुल नहीं सुनेगा. सिर्फ वो अपने ही बात को या अपने ही वर्ड्स को राइट बताने की कोशिश करेगा. विच इज नॉट इंक्लूडेड द अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स. कौन सा एक कंटेंट है जो अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन के अंदर नहीं आता? रेगुलर मेडिकल चेकअप, specific assessment, qualified instructors, yeah, specific equipments. Now the answer is regular medical checkup नहीं होगा. ऐसा बोला गया है कि इंक्लूड क्यों नहीं होना चाहिए अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन में, क्योंकि एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट होना चाहिए, एक क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर होना चाहिए फॉर पर्टिकुलर डिसेबिलिटीज के लिए, और स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स बनाते हैं. फॉर एग्जांपल बॉल हो गया, या थेराटिप्स हो गए, या म्यूजिकल बॉल्स हो गई, या स्विस बॉल्स हो गई, या ग्राउंड स्ट्रक्चर्स हो गया, ये सारा चीज में डिराइव किया था. बट रेगुलर मेडिकल चेकअप एक अडेप्टेड फिजिकल कैटेगरीज के अंदर नहीं आता है. Now, second part of this my section presentation is match the columns. Now, अगर लिस्ट 1 में देखेंगे कॉग्निटिव एबिलिटी डिसेबिलिटीज, फिजिकल डिसेबिलिटी. नाउ लिस्ट 2 में अगर देखेंगे एबल टू लिविंग लाइफ एक्टिविटी इजली impairments of the normal life task, visual hearing disability, reasoning learning disability. अगर आप इसमें मैच द कॉलम्स करने जाएंगे, ना द आंसर इज ए. कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स होगा वो रीजनिंग और लर्निंग डिसेबिलिटीज के अंदर नहीं आएगा. ना एबिलिटी मतलब कि किसी भी एक पर्सन में इजी वे में एबिलिटीज हो टू पार्टिसिपेट एनी फिजिकल एक्टिविटीज, यानी एबल टू लिविंग अ लाइफ एक्टिविटी इजली. नाउ नेक्स्ट इज डिसेबिलिटीज. डिसेबिलिटी मींस कि इम्पेयरमेंट्स ऑफ नॉर्मल लाइफ टास्क, यानी कोई भी बॉडी का जो पार्ट है वो इम्पेयर नहीं होगा, कहीं ना कहीं उसमें कमी होगी. एंड फिजिकल डिसेबिलिटी मींस उसको विजुअल और हियरिंग में प्रॉब्लम्स होंगे. नाउ द आंसर इज ए. फोर्थ का आंसर, फर्स्ट का आंसर फोर्थ होगा. कॉग्निटिव के अंदर रीजनिंग एंड लर्निंग एबिलिटीज आएंगे. नाउ एबिलिटीज के अंदर एबल टू लीव अ लाइफ एक्टिविटी इसकी होगा. डिसेबल के अंदर इम्पेयरमेंट्स ऑफ नॉर्मल लाइफ टास्क होगा. एंड फिजिकल डिसेबिलिटीज के अंदर विजुअल एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज होंगे. Now next is visual impairments, difficult in speaking, hearing impairments, etiquettes. Now यहाँ पर list है behavior towards the others, tap the person of the shoulder on the shoulders, introduce self first and speech therapist. ना यहाँ पर आंसर ए है. ना विजुअल इम्पेयरमेंट्स जो कैटेगरीज होती है वहां पर एक पर्सन से बात करने में हमें उसको टेप करना चाहिए, उसको एक पहले बताना चाहिए कि मैं शोल्डर में हैंड्स रख के बोलना चाहिए कि माय नेम इज दिस, आई एम कमिंग फ्रॉम दिस पर्सन प्लेस. नॉट डिफिकल्ट फ्रॉम स्पीकिंग मींस किसी को बोलने में प्रॉब्लम होता है तो हम स्पीच थेरेपी के थ्रू हम उसको डिटरमाइन करते बताने की कोशिश करते हैं. हियरिंग इम्पेयरमेंट्स वहां पर जो इसको सुनने में प्रॉब्लम्स होता है उसको बिहेवियर टुवर्ड्स अदर्स मींस हमें उसको सब मूवमेंट्स के थ्रू उसको ट्रेनिंग देने की कोशिश करना चाहिए. एंड लास्ट इज एटिकेट्स. नाउ इंट्रोड्यूस सेल्फ फर्स्ट. आपको इंट्रोड्यूस सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से आया हूँ, मैं ये आपको टीच करने वाला हूँ. नाउ द आंसर इज ए. विजुअल इम्पेयरमेंट्स मींस tap the person on the shoulders. Difficult in speaking means speech therapist. Hearing means hearing impairments means behavior towards the others. Etiquettes means tap the person to the shoulders. Now cognitive, OCD, obsessive compulsive disorder, sympathy and physical activities. Now disorders होगा, ये etiquettes होगा, improvement of techniques होगा, ये disabilities होगा. Now the answer is B. Now cognitive one type of disabilities है. OCD is improvement of techniques है. Now sympathy means disabilities categories में आएगा. And physical activities means
डिसऑर्डर्स में आएंगे. Sorry. Now the last part of this my presentation is filling the blanks. Now first repeated action is called, बार बार एक ही एक्शन करता है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स, attention deficit hyperactive disorders, या ODD obsessive deficit disorders. Now the answer is ODD. बार बार से हम रिपीटेटिव मूवमेंट्स करेंगे, यानी कोई एक पर्सन बार बार हाथ धो रहा है तो वो हाथ ही धोता रहेगा. सपोज वो मड से खेल रहा है तो मड से ही खेलता रहेगा. कोई भी एक बॉक्सिंग बॉल में लेके वो पंच कर रहा है तो वो पंच ही करता रहेगा. या क्या बोलते हैं, फॉर एग्जांपल एक चाइल्ड होता है जो पेपर की शिप बना के उसमें नाव चलाने की कोशिश करता है, तो वो भी एक रेपिटेटिव ऑफ मूवमेंट्स होगा. कोई एक पर्सन क्या होता है कि ड्राइंग भरता रहता है तो वो स्लेच करता रहता है तो करता ही रहेगा. इट इज कॉल्ड एज रेपिटेशन ऑफ मूवमेंट्स. Now, reading disabilities is a primary grades to develop their feelings of, कौन से feelings के अंदर होगा? Adjustment में आएगा, सिक्योरिटी बेसिस पे होगा, इनसिक्योर फील करेगा, या पुअर पीयर अफेक्शंस होंगी, किसी ग्रुप के साथ एफिशिएट होगा. द आंसर इज सिक्योरिटी फील करेगा ना. अगर वो उसको प्रॉपर रीडिंग डिसेबिलिटीज आता है तो वो प्राइमरी ग्रेड्स पे वो क्या फील कर सकता है? वो सिक्योरिटी मींस उसको फीलिंग करेगा. Any kind of the impairments or permanent reductions in the physical or mental capacity is called, हम क्या बोलेंगे? फिजिकल मेंटल impairments और permanent retardations को ना disease बोलेंगे, disorders बोलेंगे, discomfort बोलेंगे, या disabilities बोलेंगे. ना the answer is disability. कोई भी एक पार्ट नहीं है उसका परमानेंटली निकल गया है और फिजिकल पार्ट नहीं है बट मेंटल इफेक्ट है उसमें. इट इज कॉल्ड एज डिसेबिलिटी पर्पस. The symptoms dash are difficult in communication and interaction with the people. कोई एक पर्सन है जो डिफिकल्ट फेस करता है कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन में विद द अदर पीपल्स, चाहे वो क्लासमेट्स हो गया, चाहे वो टीचर्स हो गया, चाहे वो ग्रुप ऑफ पीपल्स हो गया, चाहे वो पीयर ग्रुप्स हो गए. इट इज कॉल्ड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर्स, या ओडीडी यानी ऑब्सेसिव डेफिशिएंट डिसऑर्डर्स. द आंसर इज ASD यानी अटेंशन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स कैटेगरीज में आएगा, जहां पर स्पेसिफिक ऑटिज्म कैटेगरीज आती है और कोई एक पर्सन साइड नेचर हो जाता है. A disability present at the time of birth is also known as, during the birth में कोई disabilities आ जाते हैं तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? Invisible disabilities, cognitive disabilities, congenital disabilities, या temporary disability. Now the answer is congenital disabilities. Invisible disability categories यानी hidden disabilities आएगी. Cognitive disabilities means neurological disabilities होता है, और temporary disabilities एक कुछ टाइम के लिए डिसेबिलिटीज रहती हैं, बाद में वो चली जाती हैं. बट आंसर इज कॉन्जेटाइल डिसेबिलिटीज. ये डिसेबिलिटीज के अंदर डाउन सिंड्रोम्स आते हैं, सेरिब्रल प्लेसीज आती हैं, जो कि क्रोमोसोमिकल डिसऑर्डर्स होते हैं. वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे इज सेलिब्रेटेड, कब मनाया जाता है वर्ल्ड डिसेबिलिटीज डे? 22 अप्रैल को, 21 जून को, 29 अगस्त को, या 3 दिसंबर को? द आंसर इज 3 दिसंबर. 21 जून योगा डे है, 29 जून एक मेजर ध्यानचंद डे है, स्पोर्ट्स डे बोलते हैं इसको. पुटिंग द थिंग्स इन द सर्टन ऑर्डर इज अ साइन ऑफ, एक पर्टिकुलर रेंज में वो रखता है, या पर्टिकुलर सीक्वेंस में वो रखता है, या पर्टिकुलर सीक्वेंस में वो लिख लेता है, तो वो कौन सा साइन के अंदर आएगा? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, ऑफेंड डेफिशिएंट डिसऑर्डर्स, या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स, या सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स? नाउ द आंसर इज OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स. वर्ल्ड ऑटिज्म डे सेलिब्रेटेड ऑन, कब ऑटिज्म वर्ल्ड ऑटिज्म डे बनाया जाता है? 2 अप्रैल, 29 अगस्त, 21 जून, 3 दिसंबर? द आंसर इज 2 अप्रैल. 2 अप्रैल को
वर्ल्ड ऑटिज्म डे बनाया था, in which disorders dash effects of communication, कौन सा disorders effect of communications categories में आते हैं. Now ASD, autism spectrum disorders, SPD, sensory processing disorders, obsessive deficient disorders, या A hyperactive attention deficit hyperactive disorders. Now the answer is autism spectrum disorders. Now dash disability is an illness of the nervous systems which result the muscles disorders. अगर कोई एक पर्सन को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है तो चांसेस है कि मसल्स डिसऑर्डर्स भी हो सकता है, ऐसा रिसर्च बोलता है. नाउ स्केलेटन, डाइजेस्टिव, कार्डियोरेस्पिरेटरी या न्यूरोमस्कुलर. न्यूरोमस्कुलर डिसेबिलिटीज एक ऐसे इलनेस डिसेबिलिटीज होती है जहां पर से नर्वस सिस्टम्स में इफेक्ट करता है और उस इफेक्ट के कारण मसल्स में भी डिसऑर्डर्स आते हैं, क्योंकि मसल्स और नर्व सिस्टम्स दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अफरेंट और इफरेंट नर्व्स के थ्रू. एक एक मैसेज लेता है और एक मैसेज रिफ्लेक्स करता है थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स में. इसी कारण न्यूरोमस्कुलर मींस मसल्स और ब्रेन दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली वर्कआउट करना चाहिए. Now disability tends to, disability कौन से कहते हैं, टेम्परेरी हो सकती है, ओकेशनली हो सकती है, परमानेंट हो सकती है, फिक्स्ड हो सकती है. द आंसर इज परमानेंट. डिसेबिलिटी शुड बी परमानेंट, यानी कोई एक बोन का पार्ट निकल गया है, बॉडी का कोई एक पार्ट हट गया है, चाहे वो कॉन्जेटाइल्स में हो, ड्यूरिंग बर्थ टाइम में हो, चाहे दूसरा वो एक्सीडेंटल बेसिस पे हो. ये दो बेसिस पे डिसेबिलिटी होने के चांसेस रहते हैं. Now dash the birth defect in the spine. इफेक्ट होता है स्पाइन में तो हम क्या बोलते हैं, स्पाइना बाइफिदा, डिसलेक्सिया, प्लेसी या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर. नाउ द आंसर इज स्पाइना बाइफिदा. स्पाइना बाइफिदा एक कैटेगरीज होती है जो बर्थ के टाइम हमारी स्पाइनल बोन्स में इफेक्ट कर सकती है. The last question of this my presentation is, who is the youngest winner in the Special Olympic Games? कौन से एक यंगेस्ट प्लेयर है जो स्पेशल ओलंपिक गेम्स में मेडल लिया है, चाहे वो इंडिया का है चाहे वो आउट ऑफ इंडिया का. Now the Yash Singh 2015 in Los Angeles Games, Maurice Green in 1960 in Rome Olympics, Special Olympic Games. Now Peter Buck in 2019 Tokyo Special Olympic Games. Now Larry Bird in 1968 Moscow Special Olympic Games. Now the answer is Yash Singh in 2015 in Los Angeles Games. ये एक इंडियन पैरालंपिक गेम एथलीट था जो कि एट द एज ऑफ 9 में ब्रॉन्ज मेडल उसने इनटेक किया है स्विमिंग में. नाउ लास्ट इज रेफरेंसेस. मैंने कहां से सारा डाटा इंक्लूड किया हुआ है. ये राइट पर्सन फॉर द डिसेबिलिटीज फ्रॉम लॉस एंड जस्टिस, लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट इन government.com से आप जा सकते हैं. सेकेंड, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन एंड डिसेबिलिटीज एंड हेल्थ के थ्रू, यानी IFC. यहाँ पर अगर आप साइट गेन करेंगे www.who.int में आप जाके स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन के अंदर आप गेन कर सकते हैं. ना 3 फैक्ट्स अबाउट देयर डाउन सिंड्रोम्स में भी एक जर्नल पब्लिश किया गया था, वहां से 2020 जर्नल से लिया गया है. ना www.magninside.com से आप जाके वहां पर भी आप ये सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. ना पर्क एस 2004 में एक जर्नल लिखा गया था पोलियो बेस पे, वहां से भी एक कॉमनवेल्थ गेम्स में एक स्टडी किया गया था कि क्यों इतना इफेक्ट आ रहा है कि पैरालंपिक्स में जो पर्संस हो रहे हैं, डिसेबल्ड पर्संस हो रहे हैं, उनकी टेंडेंसी बढ़ते क्यों जा रही है. तो एक स्टडी गेन किया गया था. ना एस्ट्रिजेंस मस्कुलर डायस्ट्रॉफी, यहाँ पर भी एक जर्नल्स लिखा गया है sciencedirect.com से, वहां से भी मैंने इनको गेन किया है. ना 6 डिसेबिलिटी एडिकेट्स है, वहां से भी एक मैंने गेन किया है. एंड लास्ट डिसेबिलिटी एडिकेट्स में US एजुकेशन डॉट है, वहां से भी मैंने इसको इंफॉर्मेशन लिया है. थैंक यू.
Thank you so much, sir, for sharing this very useful content with our viewers. And मैंने फीडबैक फॉर्म लिंक शेयर कर दिया है लाइव कमेंट बॉक्स में। आप उसको फिल करके अपना अटेंडेंस सर्टिफिकेट पा सकते हैं। और थैंक यू सर फॉर sharing your valuable time with us and sharing this very useful content with our physical education students. Thank you so Thank much, you. sir. Thank you, ma'am. Thank you. और व्यूवर्स को मैं बताना चाहती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको जो भी अपकमिंग वेबिनार्स होने वाले होंगे उनके आपको